गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है ना, यानी कि सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे ही सिर्फ डिपेंड करती है, उनके नंबर पे डिपेंड करती है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती। सोल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या है उससे उसे कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है कि सोल्यूट पार्टिकल्स के कितने नंबर हैं, तो वो होती हैं आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें हमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें करनी है डिप्रेशन इन, इससे पहले हम लोग करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन्हीं सीरीज में ही हम लोग करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू स्टडी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Depression in freezing point. And fourth important colligative property is osmotic pressure. फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम फिर से 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, फिर से मैंने क्यों बोला कि फर्स्ट हम कर चुके हैं ना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर से एक बार आपको बता देती हूँ मैं। क्या थी आपकी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग होना रिलेटिवली, यानी किसी के रिस्पेक्ट में, जिसके लिए हमने रिलेशन देखा था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू जीटा बी। ठीक है, रिलेशन हमारा निकल कर आया था। इट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि इसके रिलेशन में, किसके रिलेशन में? प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के रिलेशन में आपका जो रिलेटिव लोअरिंग हो रहा था सॉल्यूशन मिक्सचर के अंदर, ए कंपोनेंट में लोअरिंग हो रहा था क्योंकि बी कंपोनेंट उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा था कहीं कहीं पर, तो उसकी वजह से जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ रहा था वो हमने रिलेट किया किसके रिस्पेक्ट में कम आ रहा था? आपके प्योर कंपोनेंट ऑफ ए के रिस्पेक्ट में कम आ रहा था, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब है इसी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं और जो हमारा पिछला वाला चैप्टर था, जो पूरी वीडियो थी, नॉट चैप्टर, पिछली वाली जो वीडियो थी, हम पूरी की पूरी वीडियो को स्टडी कर रहे हैं वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल के कंसेप्ट में। अब क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया है, यानी कि इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर में, इसका मतलब क्या है कि जो आपका नॉन वॉलेटाइल है उसको वॉलेटाइल बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, या फिर जहां जहां पे ए के ऊपर आपकी बी की ओवरलैपिंग हो रही है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपके जो ए कंपोनेंट के ऊपर बी ओवरलैप हो रहा है, आपकी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो टेम्परेचर इंक्रीज करने से और ये बी वहां से हट जाए, जिससे आपके ए अपने वेपर प्रेशर को एक्सर्ट कर पाए, यानी कि रिलीज कर पाए। हम यही कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी की पूरी आपकी यही स्टडी कराती है कि आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ आपको अपने वेपर्स को भी ज्यादा नंबर ऑफ में बढ़ाना है। आया समझ में? यही यहाँ पे एजेंडा है हमारा, हम यही करना चाहते हैं बस। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमारे पास एक ग्राफ होता है बच्चा, वी हैव अ ग्राफ। आपके पास जो ग्राफ एक्चुअली ना सब एक्सपेरिमेंटली, केमिस्ट्री में ना एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। तो हम लोग ये नहीं पूछ सकते किसी से कि अरे भाई ऐसा क्यों है या ऐसा कैसे आया, ऐसा हम क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स प्रूव किए गए हैं, हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव किए हैं, उसकी वजह से ही रिलेशन से ग्राफ्स आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपने वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो इस ग्राफ से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? जब आपके जो कंपोनेंट है सोल्यूशन के अंदर जो कि लिक्विड फेस में है, मैंने कहा ना सॉल्वेंट आपका लिक्विड फेस में रहने वाला है, और एक टाइप के कंपोनेंट ही उड़ रहे हैं, वोलेटाइल है, और जो कि आपका ए क्या है? सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। ठीक है, तो जो लिक्विड फेस के जब वेपर्स एक्सर्ट हो रहे हैं
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लिक्विड फेस यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेस, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेस बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. The vapor pressure of the liquid phase, vapor pressure of the liquid phase becomes equal to the atmospheric pressure. यानी कि इसका प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब एक टाइम पे इक्वल हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका जो टेम्परेचर है वो अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपके जो वेपर्स हैं लिक्विड फेज के वो ज़्यादा एक्सर्ट होते हैं. उसी को एलिवेशन बोलते हैं. लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब आपका अंडर इक्विलिब्रियम द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. बट वी हैव टू ओवरकम दिस बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बिकॉज वी वांट टू एस्केप मोर एंड मोर अवर वेपर्स. So to make them escapable or to make them volatile, we need to increase the temperature, and this is known as elevation in boiling point. I hope you all have understood very well. ठीक है, what is boiling point? Because actually क्या होता है पता है, हर चीज़ ना हम एग्जाम के लिए नहीं करते कि अरे आएगी तो ही पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है बच्चा. कुछ हमें नॉलेज के लिए भी चीज़ें पता होनी चाहिए. तो दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, हम लोग यहाँ रिलेशन यानी कि ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं इस रिलेशन में कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का जो रिलेशन है वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ. अब देखो ग्राफिकली क्या आया था, यानी कि एक्सपेरिमेंटली क्या आया था कि ये वाला एक कर्व आया था. ये कर्व आया था आपका प्योर सॉल्वेंट के लिए. दिस कर्व इज फॉर द प्योर सॉल्वेंट. इसके नीचे एक और कर्व आया इस तरह से, और ये कर्व आया आपका सॉल्यूशन के लिए. और सॉल्यूशन कैसा है आपका? सॉल्यूशन है आपका नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है और साथ में आपका वॉलेटाइल सॉल्वेंट है. तो यानी कि उस सॉल्यूशन के लिए ये वाला ग्राफ आया था. ठीक है, अब सपोज कीजिए इस पॉइंट पे अगर मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सपोज कीजिए इस पॉइंट पे अगर मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और मैं इसके इक्वल इसको लेके जाऊं, इसके इक्वल इसको लेके जाऊं प्योर सॉल्वेंट के पास, तो ये वाला रिलेशन देगा, ये वाला ग्राफ बना के देगा. यानी ये ग्राफ किसके लिए हो गया? आपका प्रेशर के लिए हो गया. और कौन सा वाला प्रेशर हो गया? प्योर प्रेशर हो गया. ठीक है, और प्योर प्रेशर कौन सा? आपका बॉइलिंग पॉइंट के लिए हो गया. हम टेम्परेचर निकाल रहे हैं ना, यानी कि जो वेपर प्रेशर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इस टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है तो ये आपका कहलाता है टेम्परेचर. कौन सा टेम्परेचर? बॉइलिंग पॉइंट वाला, यानी कि TB. और किसके लिए है? प्योर सॉल्वेंट के लिए आया है, तो इट इज TB नॉट. ठीक है, अब सपोज कीजिए इसी ग्राफ को अगर मैं एक्सटेंड करके अपने सॉल्यूशन पे लेके जाऊं जहाँ की वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स्ड है, तो ये क्या बनेगा? TB नोट. तो आएगा ही नहीं यहाँ पे. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्योर तो है ही नहीं, सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल है वहाँ पे. ठीक है ना, तो ये TB आ गया. अब ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? ये डिफरेंस आएगा डेल्टा TB. डेल्टा को डिफरेंस से हम शो करते हैं ना, तो रिलेशन क्या निकल के आ गया? डेल्टा TB इज इक्वल टू, ये ज्यादा वाला है तो ज्यादा वाले में से कम को माइनस करोगे, TB माइनस TB नॉट. आई होप आपको समझ में आया होगा. और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB नॉट. ठीक है, दिख रहा है ये TB नॉट आप लोगों को? दिख रहा है बच्चा? यहाँ पे ये TB नॉट है. ठीक है ना, इट इज TB नॉट. ठीक है, तो ये रिलेशन था. इसमें एक रिलेशन और है, पहले मैं रब कर दूं सारा, फिर मैं आपको बताती हूँ दोबारा से लिख के अच्छे से. ठीक है, आप लोगों ने देखा डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट. आप लोगों ने देखा. ठीक है, ये हमने ग्राफिकली प्रूव किया है. वी हैव प्रूवन ग्राफिकली. और ग्राफ कहाँ से आया था? आपका एक्सपेरिमेंट से आया था. एक एक्सपेरिमेंट और देखा गया कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलैलिटी. इट इज मोलैलिटी. ये ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया था. ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इक्वल टू K. और K कौन सा लगेगा यहाँ पे? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए B लग जाएगा. तो एक रिलेशन ये और है, दैट इज इंपॉर्टेंट रिलेशन अगेन. डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM. ठीक है, ये दोनों के दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. दोनों के दोनों रिलेशंस आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं. ठीक है,
इसका फॉर्मूला आपको पता है मोलालिटी का, एनसीईआरटी में बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला दे रखा है, वहां से देख लो, ये अपने आप डिराइव कर सकते हो। मोलालिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। तो इसको किसी के भी रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हो। सोल्यूट आपको पता है दैट इज बी, सॉल्वेंट आपको पता है ए, ठीक है। तो बस आप उसके रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूले को अपने आप से डिराइव कर सकते हो, छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गया, ठीक है। चलिए यूनिट की अगर बात करें, किसकी यूनिट की बात करें, इस कांस्टेंट की यूनिट की अगर हम बात करें, ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में होता है ना। और मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, इट इज मोल पर किलोग्राम, है ना। तो केबी का यूनिट क्या आ गई, केल्विन किलोग्राम पर मोल्स, ठीक है ना, पर मोल्स, ओके, यानी कि केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट आ गई। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन इन, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा भाई, हमें तो क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करना था ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे थे ना नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ तो फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट आ गया, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन आएगा, हमें तो लो करना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वो टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा ना, वरना फ्रीज हो जाएगा तो फिर वो तो फिर एस्केप होगा ही नहीं, वेपर्स बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि व्हेन द वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज becomes equal to the vapor pressure in solid phase, then it under equilibrium, this point is known as freezing point। क्योंकि लिक्विड फेज ही तो सॉलिड फेज में कन्वर्ट होगा ना, तो वही आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। आया समझ में। इसके लिए भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक्सपेरिमेंटली ही बनाया गया है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर है, ठीक है। इसके लिए क्या देखा गया, सेम टू ग्राफ, सेम टू कर्व तो वही देखे गए। ये वाला कर्व किसके लिए था, आपका प्योर सॉल्वेंट के लिए, फॉर द प्योर सॉल्वेंट। और ये कर्व किसके लिए था, आपका सॉल्यूशन के लिए। और सॉल्यूशन कैसा था आपका, जिसमें के नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल कंपोनेंट्स मिक्स थे। एक कर्व और आया यहाँ पे, जो कर्व आपका इस तरह से देखा गया, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ये कर्व आपका इस तरह से करके देखा गया, ठीक है। तो क्या पाया गया कि इसको ऐसे करके अगर मैं यहाँ से ये वाला अटैच कर दूं, ये वाला कर्व प्योर सॉल्वेंट वाला, तो ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, टी एफ नॉट, प्योर के लिए टी एफ नॉट। और अगर ये वाला पॉइंट आप इंक्रीज करोगे तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे, इस पॉइंट को बोलोगे टी एफ, क्योंकि प्योर तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ये डिफरेंस क्या आ गया इन दोनों में, ये डिफरेंस आ गया डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ क्या आया यहाँ से, देखो ज्यादा वाला क्या है, टी एफ, तो ये आ गया टी एफ माइनस टी एफ नॉट। डेल्टा टी बी क्या था, टी बी नॉट माइनस टी बी, और ये उसका रिवर्स है, टी एफ माइनस टी एफ नॉट, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टी एफ देखा गया मोलालिटी के इक्वल, और इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, ठीक है। एक चीज रह गई, जो के बी होता है, जो के बी होता है उसे हम लोग बोलते हैं एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। उसका नाम पता होना चाहिए, एक के बी इज योर एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये क्या था आपका, सॉरी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ना। के बी को बोलते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और जो के एफ है उसे क्या बोलेंगे, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जैसा आप चाहें, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल, क्योंकि मोलालिटी का रिलेशन आ रहा है ना, इसलिए मोलल बोल रहे हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इट्स अ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। आई होप सबको समझ में आया है ना। ये ट्रिक लर्न कर सकते हो, बी और बी, के बी एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। के एफ की यूनिट अगर निकालोगे सेम यूनिट आएगी के बी की तरह। के एफ की यूनिट हो गई आपकी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स,
ठीक है, सेम यूनिट है केबी की तरह। अंडरस्टूड? ये स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, जो केबी है आपका, केबी डिपेंड करता है आपके मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है केबी। और जो केएफ है वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क में आ सकता है कि केबी डिपेंड्स अपॉन द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि मोलैलिटी आएगा, वहां पे कंसेप्ट आएगा आपका मोलिकुलर मास का। फॉर्मूला होता है मोलैलिटी के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के अंदर। ठीक है, और जो के एफ है वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, चलिए ये तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी स्टडी हो गई। अब फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रह गई है हमारी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। लेट मी चेंज द कलर। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम डिनोट करते हैं पाई से। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। सपोज वी हैव अ कंटेनर। ठीक है, सबसे पहले बता दूं डिफ्यूजन क्या होता है। सपोज कीजिए ये आपकी एक वॉल है जो लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपका सोल्यूशन है। सोल्यूशन के अंदर क्या होगा? सोल्यूट भी होंगे, सोल्वेंट भी होंगे। तो आपका यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड पे क्या मूव करेगा? आपका सोल्यूट भी मूव कर सकता है और सॉल्वेंट भी मूव कर सकता है। क्यों मूव कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी कोई लेयर तो लगाई नहीं आपने जो ऑब्स्ट्रक्ट करे, वो दोनों के दोनों तरह के पार्टिकल्स को मूव करने के लिए अलाउ कर रही है। तो इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है ना, जहां पे कि द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। ये देखो ना, पे हाई कंसेंट्रेशन है और ये कहाँ पे मूव कर रहे हैं? जहाँ पे कंसेंट्रेशन लो है, तो इट्स अ डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए तो डिफ्यूजन हो गया। ऑस्मोसिस क्या होता है? इन दोनों में बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि डिफ्यूजन में कोई आपके पास बीच में ना ऐसी कोई रोकने के लिए कोई चीज नहीं थी, लेकिन ऑस्मोसिस में होती है। यहाँ पे ना एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे एसपीएम शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर भी सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, लेकिन ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है जाने के लिए, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, फ्लो कर सकते हैं आसानी से। और आपके सोल्यूट पार्टिकल्स यहीं इसी साइड पे रह जाते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल साइज बड़ा होता है। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो पार्टिकल्स यानी जो पोर साइज है, उस पोर साइज से बड़ा साइज होता है आपके सोल्यूट पार्टिकल्स का, इसलिए सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करता है। तो ये होता है ऑस्मोसिस, जो कि होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। movement of the particles from the region of its high concentration to the region of low concentration through semi permeable membrane, it is osmosis। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक होल किया और एक पिस्टन लगा दिया। तो पिस्टन से मैं क्या कर रही हूँ? पिस्टन से मैं प्रेशर एक्सर्ट कर रही हूँ। प्रेशर एक्सर्ट क्यों कर रही हूँ? टू स्टॉप दिस ऑस्मोसिस। जो ये फ्लो हो रहा था फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट, इस फ्लो को स्टॉप करने के लिए जो मैंने प्रेशर लगाया, दैट इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि टू स्टॉप ऑस्मोसिस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, दिस प्रेशर इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक क्यों बोल रहे हैं? ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए। गॉट इट? दिस इज सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। दिस इज सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसी में डेरिवेशन से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बताती हूँ आपको रिवर्स ऑस्मोसिस का, जो कि आरओ आप घर में आपके लिए मोस्टली घरों में लगा होता है आरओ, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ कर रही थी। ठीक है, आपके कहाँ पे? लो कंसेंट्रेशन में। लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर आपने अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने से ये ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, इसे आपने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ अगर मैं और एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दूंगी, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब आपका जो ऑस्मोसिस है वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब क्या है? कि जो यहाँ पे आपने सॉल्यूशन को भरा था इस लेफ्ट साइड पे, उसमें से उसमें से सॉल्वेंट पार्टिकल्स अब लेफ्ट टू राइट मूव होना शुरू हो जाएंगे और सोल्यूट पार्टिकल्स आपके यहीं पे रह जाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, बहुत फेमस एग्जांपल है, यही एग्जाम में आपको लिखना भी होता है। एग्जांपल ऑफ आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस।
सपोज कीजिए आपने एक सेटअप किया, यहाँ पे आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, यहाँ पे आपने भरा सेलाइन वाटर यानी कि नमक भरा हुआ पानी, खारा पानी आपने भरा, और इसी पर्पज से वैसे भी आरओ घर में लगाया जाता है खारे पानी को मीठा करने के लिए। तो जब आपने मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई किया तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि ऑस्मोसिस होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉल्वेंट का मूव होता है ना, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि ऑस्मोसिस रिवर्स हो गया, जो राइट टू लेफ्ट हो रहा था अब वो लेफ्ट टू राइट होगा और मूवमेंट सॉल्वेंट का ही होगा, ये नहीं कि सॉल्यूट मूव कर जाएगा, मूव सॉल्वेंट का ही होगा। ठीक है, तो जो नमक है, जो सोल्ट है, सोल्यूट है, वो तो यहीं रह जाएगा और आपका सॉल्वेंट यानी कि जो मीठा पानी यानी कि नमक निकल के जो पानी रह गया वो मीठा पानी हो गया। यहाँ पे आपकी टैप लगी होती है और उस पानी को आप पीने के लिए यूज कर लेते हो अपने ग्लास के अंदर। दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये प्रिंसिपल है जो आरओ में काम करता है। ठीक है, चलिए डेरिवेशन है छोटी सी। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, ये पाया गया ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिलेशन मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया, इट इज मोलैरिटी। एक्सपेरिमेंटली है बेटा, ठीक है। पाई डायरेक्टली रिलेटेड पाया गया टेम्परेचर के, क्यों? क्योंकि मोलैरिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जब इनको इक्वल किया गया के एम टी के, अब कहोगे मैम रिलेशन तो कभी देखा ही नहीं सुना ही नहीं, बच्चा घबराओ नहीं, ये के यहाँ पे होता है आर के इक्वल यानी कि गैस कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन कांस्टेंट। मोलैरिटी को आपको पता है 11th क्लास में सीखा है, कंसंट्रेशन बोलते हैं, क्यों? कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, और मोलैरिटी की भी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। ठीक है, और ये टी अब तो देखा है, तो ये पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यहां से आपका रिलेशन आता है। सी क्या है? कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, टी इज योर टेम्परेचर, आर इज गैस कांस्टेंट या कंसंट्रेशन कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला वैल्यू होती है 8.134 जूल पर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और बाकी आप यूनिट चेंज कर लेते हो अपने हिसाब से, जैसे आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसे यूज कर लेते हो। ठीक है, तो हमने आज 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सीखा। ठीक है, हाँ अगर यूनिट की बात करोगे पाई की यूनिट क्या होगी? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई आपका प्रेशर है, तो प्रेशर की यूनिट या तो एटमॉस्फेरिक में होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, या तो एटमॉस्फेरिक में होगी या फिर बार में होगी। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने हेनरीज लॉ के साथ और वेंट होफ फैक्टर के साथ। बस ये 2 टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के रह गए हैं। ठीक है, चलिए टिल देन थैंक यू, बाय।